लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्री के आइडियाज़ पे डिस्कशन शुरू की थी और कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी देखा था, है ना। तो एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। और जब तुम मैथ्स को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो यू शुड नो कि किन किन के काम को आपको पढ़ना है, तो आपको थोड़ा सा सीक्वेंसिंग भी पता चलेगा चीज़ों का, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस पूरे टाइम लाइन को समझना, और उस टाइम लाइन के बीच में जो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं ना, वो भी आपको, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बन जाएगा आपका। उस कोई भी कॉन्सेप्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस होगा तो उसके साथ एक रिलेशन और कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। तो वो हमें करना है, ठीक। तो एक जल्दी से मैं टाइमलाइन तुम्हें दिखा देता हूँ। अगर तुम्हें याद हो तो हमने जब ज्योमेट्री की ट्रेसिंग शुरू की थी तो इट स्टार्टेड विथ इजिप्शियन, है ना। हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन में पहुंचे थे। इजिप्शियन के बाद हम पहुंचे थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, है ना। और जब हम इन दोनों सिविलाइजेशन में पहुंचे थे तो हमने देखा था कि हाँ, दे हैड दिस आइडिया ऑफ ज्योमेट्री एंड नंबर्स एज थ्योरी। दो वहाँ पे रीजनिंग और जनरल रिजल्ट्स मिसिंग थी, और रैशनल थॉट्स, रीजनिंग, प्रूफ, ये सब की बात कहाँ से स्टार्ट होती है? ग्रीक से। और यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट थेल्स। और जब आपने थेल्स के काम को देखा था, करीबन 600 बीसी के करीब थे थेल्स, मतलब यूक्लिड से भी 300 साल पहले। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी रिजल्ट्स निकाल रखा था और उनका प्रूफ दे रखा था। दैट वाज द फर्स्ट प्रूफ वी कैन सी, है ना। इसलिए इन्हें फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री भी कहते हैं। क्या क्या बात कहा था थेल्स ने? थेल्स ने कहा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर उन्होंने कहा था सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। फिर उन्होंने कहा था कि सेमी सर्कल में एंगल जो इंस्क्राइब्ड होगा बाय डायमीटर विल बी अ राइट एंगल। उसके बाद उन्होंने कहा था कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर किसी ट्रायंगल को कोई लाइन थर्ड साइड से पैरेलल है तो जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं उसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है ना। और ठीक उसके बाद आपको दूसरे जो मैथमेटिशियन मिलते हैं वो कौन है? पाइथागोरस। और पाइथागोरस के बारे में आपको पता है, द ग्रेट पाइथागोरियन थ्योरम। दिस इज द थ्योरम which has maximum number of proofs. It has around 400 plus proofs. आज तक ऐसा कोई थ्योरम नहीं है जिसके 400 प्लस प्रूफ्स हो। तो अगर कोई ऐसा थ्योरम है जिसके 400 डिफरेंट प्रूफ हैं तो वो कौन सा है? पाइथागोरस थ्योरम, है ना। और एक किताब भी है, द पाइथागोरियन प्रोपोजिशंस। उसमें करीबन 350 के करीब उसमें प्रूफ है। तो यू कैन, और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो एक 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, 2 हाई स्कूल स्टूडेंट ने भी इसका नया प्रूफ दिया था। दोज गर्ल्स नेम वाज जैक्सन एंड जॉनसन। और दोनों ने जो प्रूफ दिया था उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और साइन लॉ की मदद ली थी टू प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रूफ। कभी टाइम मिले तो देखना, उनके प्रूफ को समझ में आएगा, ठीक है। पाइथागोरस के बाद हम पहुंचे थे एंड यूक्लिड ने ऐसा काम कर दिया था जो पहले जितनी भी रैंडम वर्क थी उन सबको एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया था, जो कि एलिमेंट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, तो एलिमेंट्स को हम दोबारा आएंगे। उसके बाद हमने एक बात की थी आर्किमिडीज की। आर्किमिडीज का क्या कंट्रीब्यूशन है? उन्होंने, इन्हें फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। कैलकुलस की सिद्धांत अगर देखी जाए सही मायने में तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। इन्होंने पाई की वैल्यू निकाली थी, इन्होंने एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू निकाली थी, इन्होंने सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दिया था, इन्होंने वॉल्यूम ऑफ स्फेयर को पहली बार बताया था कि अगर किसी सिलेंडर में स्फेयर को डाला जाए और वो कंप्लीटली पैक्ड हो, मतलब एक ऐसा सिलेंडर जिसका हाइट मतलब उसके ट्वाइस ऑफ रेडियस हो और उसका जो डायमीटर है उसके ग्रेटेस्ट सर्कल के बराबर हो, तो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विल बी 2/3 ऑफ दिस सिलेंडर। और ये इतना फेमस है कि कहा जाता है कि उनके ग्रेव पे भी यही चीज़ लगाई गई है। तो उनके ग्रेव को भी पहचानने के लिए आप देखोगे कि एक सिलेंडर है, उसके ऊपर अंदर स्फेयर है। तो मतलब सोचो, आप
जब आप कैलकुलस सीखोगे तब आप बता पाओगे कि वाई एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर एंड वाई द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये उन्होंने पहले ही ये चीज़ बता दी थी। अगेन आर्किमिडीज के आगे बढ़ोगे, सो यू विल कम टू नो अबाउट हेरॉन, हेरॉन्स फॉर्मूला, है ना। इन्होंने अप्रोक्सीमेशन भी सिखाया था विदाउट यूजिंग द कैलकुलस। और फिर उसके बाद हम इंडियन मैथमेटिक्स के वर्क में घुसेंगे, तो हम ब्रह्मगुप्त से मिलेंगे, उससे पहले हम आर्यभट्टा से मिलेंगे। तो इंडियन मैथमेटिक्स में आपको ये सारे नाम सुनाई देंगे, है ना। फिर श्रीधराचार्य, ब्रह्मवीरा, ये सब टाइप के नाम आपको सुनाई देंगे इंडियन मैथमेटिशियंस के। और आप देखेंगे ब्रह्मगुप्ता का कौन सा रिजल्ट था, एरिया ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर √(s-a इंटू s-b इंटू s-c इंटू s-d। और इसी का स्पेशल केस है हेरॉन्स फॉर्मूला, है ना। हेरॉन वॉज अराउंड 100 AD, 50 से फर्स्ट सेंचुरी AD, और भास्करा वॉज अराउंड 500 AD, है ना। ब्रह्मगुप्ता, ओके। फिर उसके बाद आप देखोगे इंडियन मैथमेटिक्स में आपको एडवांस ट्रिग्नोमेट्री का भी काम दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि मैथमेटिक्स सिर्फ बैटन की तरह नहीं पास हो रहा है। मतलब आप देख रहे हो इजिप्शियंस ने कुछ सिखाया मेसोपोटामिया को, मेसोपोटामिया से पास हुआ ग्रीक्स में, ग्रीक से फर्दर आगे पास हो रही है, इवॉल्व हो रही है। पाइथागोरस का काम देख रहे हैं, पाइथागोरस यूक्लिड का काम स्टडी कर रहे हैं। तो मैथ्स इवॉल्व कर रही है ना। एट द सेम टाइम मैथ्स आइसोलेशन में भी ग्रो कर रही है, जैसे कि चाइनीज सिविलाइजेशन के मैथ्स अगर आप देखेंगे तो वो आइसोलेशन में ग्रो हो रही है। इंडियन मैथमेटिक्स भी आप देखेंगे वो आइसोलेशन में ग्रो हो रही है। साउथ अमेरिका के भी मैथमेटिक्स आप देखेंगे वो भी आइसोलेशन में ग्रो कर रही है। और यहां से फिर आप एंटर करेंगे अरब मैथमेटिक्स में। जो अरब्स हैं दे आर कमिंग इन टच विथ इंडियन थ्रू ट्रेड, तो वो इंडियन मैथमेटिक्स के टच में भी आ रहे हैं और प्रीवियस ग्रीक वर्क के भी टच में आ रहे हैं, एंड दे आर एक्वायरिंग द नॉलेज। और इसमें आपको जो दो ग्रेट मैथमेटिशियंस के नाम सुनाई देंगे, एक अल ख्वारिज़मी हु इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ अलजेब्रा, और दूसरा जो नाम आपको सुनाई देगा एक उमर खयाम है, जो क्यूबिक इक्वेशन से सब पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। और अरब से कौन आएंगे, सो दिस यूरोपियन चैप वुड बी गेटिंग इन टच विथ अरब मैथमेटिक्स। और यहाँ वो यूरोप वर्ल्ड में क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम। उसे हिंदू अरेबिक क्यों कह रहे हैं, दैट वाज ओरिजिनली हिंदू सिस्टम। उसे अरेबिक इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दे आर एक्वायरिंग इट थ्रू द मोड ऑफ अरब, ओके। और फिबोनाची के बाद अगर आप आगे बढ़ोगे देन यू विल कम टू नो अबाउट पीपल सच एज कार्डानो, टाटा गिलिया, फेरारी। ये लोग क्यूबिक इक्वेशंस और क्वांटिक 4 डिग्री इक्वेशंस पे काम करेंगे। ये ब्रेक थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा तो कैलकुलस पे आगे काम नहीं हो पाएगा। एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर की भी शुरुआत नहीं हो पाएगी। उसके बाद जो मैथमेटिक्स आपको मिलेगा वो मिलेगा नेपियर साहब। इनके बारे में जानते हो, लॉग टेबल, लॉग की बात, है ना। अभी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में भी इनके बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे नेपियर थ्योरम के नाम से। तो सी हाउ द मैथमेटिक्स इज डेवलपिंग, ठीक है। नेपियर के बाद आपके लाइफ में एंटर करेंगे इधर आ जाते हैं वेटा। वेटा को जानते ही होगे, वेटा फॉर्मूला। इन्होंने मैथ्स को, अलजेब्रा को सिंबल दिया। उससे पहले चीजें सिंबॉलिक नहीं थी। ही स्टार्टेड गिविंग सिंबल्स टू अलजेब्रा, जो कि काफी स्पीड लेके आएगा मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट में, काफी स्पीड लेके आएगा। और सिंबल का एक और रोल है जो मैं अभी बात करूंगा। वेटा के आगे जाओगे देन यू विल कम टू मीट पीपल लाइक रेने डेकार्ट। अगेन दिस विल गिव बर्थ टू एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस। और अब एंटर करेंगे इन दोनों में। कहा जाता है ये दोनों को इंडिपेंडेंटली कहा जाता है कि दे इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड कैलकुलस, दो देयर विल बी लॉट ऑफ फाइट अमंग देम। न्यूटन विल बी सुइंग लिबनिज कि भैया कैलकुलस मेरी देन है ना कि तुम्हारी। और इनिशियल हिस्ट्री अगर तुम देखोगे तो पता चलेगा कि लिबनिज वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी काफ़ी इज्जत देता था न्यूटन को। फिर इवेंचुअली द रिलेशनशिप विल गो रियली बैड, बट डेफिनेटली दोनों का कैलकुलस इंडिपेंडेंटली ही डेवलप हुआ है। ओके और लिबनिज की कैलकुलस में और न्यूटन के कैलकुलस में एक फ़र्क था, एंड दैट फर्क वॉज सिम्बॉलिक। जो आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो लिबनिज का है, dy बाई डी एक्स। न्यूटन का था डेल्टा एंड ऑल। सो सिर्फ सिंबल की वजह से आप देखोगे 100 साल का गैप आ जाएगा, पीपल फॉलोइंग न्यूटन कैलकुलस वर्सेस पीपल फॉलोइंग लिबनिज कैलकुलस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिंबल इतना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप देखोगे तो वेटा का जो काम है वो भी सिंबल के ऊपर। और अगर आप डेसिमल सिस्टम की बात करेंगे, हिंदू अरेबिक सिस्टम की बात करेंगे या हिंदू सिस्टम की बात करेंगे, वो भी क्या कर रहा है, रोमन न्यूमरल्स को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा है, जीरो को यूज कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब जो सिंबॉलिक एस्पेक्ट होता है वो ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क होता है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, इन टर्म्स ऑफ साइंस टेक, बिकॉज इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ स्पीड। इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ स्पीड, चीज़ें काफ़ी तेज़ी से एक्सेलरेट कर देता है अगर सिंबॉलिक चीज़ें ठीक हो जाए। ठीक न्यूटन लिबनिज के बाद यू विल मीट पीपल लाइक ऑयलर, जिसके बारे में मैंने बताया था। दिस चैप, इनकी और आर्किमिडीज की काम लगभग सेम सी लगती है। जैसे कि आर्किमिडीज के काम को जब देखोगे तो लगेगा कि ये तो हम भी सोच सकते थे। सेम वे ऑयलर की भी काम बड़ी सिंपल सी लगती है, देखने को लगता है कि ये तो हम भी सोच सकते थे। बट आप ना आर्किमिडीज है ना ऑयलर है। और जब आप और जितने भी मैथमेटिशियंस हैं, अगर देखा जाएगा कि किन की काम सबसे ज़्यादा है तो वो है ऑयलर। ऑयलर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे अपने लाइफ में, तो इन द मिडिल 30s और अर्ली 40s में ही डेवलप्ड कैटरैक्ट, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी कम होती गई। लेकिन उनकी आंखों की रोशनी जैसे जैसे कम हो रही थी वैसे वैसे उनका काम बढ़ता जा रहा था। इवेंचुअली ही वुड बिकम टोटली ब्लाइंड। और जब टोटली ब्लाइंड हो जाएंगे तो और ज़्यादा काम उनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि ही वुड बिकम टोटली फोकस्ड। ठीक है, एंड अगर तुम देखोगे ऑयलर के डेथ के बाद भी उनके डेस्क से उनकी कई कामें निकल के आ रही थी जो दुनिया को नहीं पता थी। तो ही हैज़ रिटन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस एंड थ्योरीज इन द मैथमेटिक्स। जैसे अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो जिसमें ई आई पाई, जिसे गॉड्स या वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन कहते हैं, ई टू द पावर आई पाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। फिर उसके बाद आप गॉस साहब से मिलेंगे, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जो जान ही चुके हैं, है ना। और गॉस वुड बी द वन हु वुड स्टॉप द controversy of fifth postulate, parallel postulate, and then that will give birth to the new geometry called non-Euclidean geometry. ठीक है, and then you will also meet people like Fourier, लाप्लास की लर्निंग प्रोबेबली जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लाप्लास थ्योरम में सबसे इंट्रोड्यूस होंगे। और फोरियर सीरीज मिताली का है, टेलर, फोरियर, वो सारे को टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, फोरियर सीरीज, है ना। ये सब यहाँ से तुम्हें काम मिलेगा। एंड देन यू विल मीट पीपल लाइक कैंटर, जो सेट थ्योरी पे काम करेंगे और मल्टीपल इन्फिनिटीज की बात करेंगे। एंड देन इन द मॉडर्न डे यू वुड फाइंड गॉडल। गॉडल इज अ पर्सन जो इनकम्प्लीट थ्योरम पे काम करेंगे, जो पैराडॉक्स पे काम करेंगे। और एक कोर्स है MIT का विच इज कॉल्ड गॉडल एशरबैक। गॉडल वॉज अ मैथमेटिशियन, एशर वॉज अ पेंटर एंड बाक वॉज अ म्यूजिशियन। और तीनों की काम सेम है, तीनों की काम में पैराडॉक्स है। सो इफ यू गो गूगल एशर पेंटिंग
तो आप देखोगे जैसे कुछ चीज़ें देखोगे उनकी पेंटिंग में, तो यू वुड नोटिस कि एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ बना हुआ है, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन फोटो खींच रहा है और किसका फोटो है। इस तरीके के आप ऑप्टिकल इल्यूजन्स देखते होंगे इंटरनेट पे। सो प्रोबेबली वो आप एशर की काम देख रहे होंगे। नहीं तो आप देखेंगे सीढ़ी ऊपर जा रही है या सीढ़ी नीचे आ रही है, पता नहीं चल रहा होगा। पानी ऊपर जा रहा है या पानी नीचे आ रहा है, पता नहीं चल रहा होगा। इस तरीके की पेंटिंग, सो दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स, दैट इज कॉल्ड। सेम वे आप बाघ की म्यूजिक सुनोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि म्यूजिक खत्म हो रही है या शुरू हो रही है। सो इट विल बी लाइक वेरी पैराडॉक्सिकल। और जो मैथ्स की जब देखोगे तो मैथ्स के पैराडॉक्सिकल में भी चीज़ें पैराडॉक्सिकल, यू विल बी इन अ सर्कुलर रीजनिंग, स्टक इन अ सर्कुलर रीजनिंग। तो कहीं ना कहीं इन सब मैथमेटिशियंस की बात जब पढ़ेगा तो तुम्हें एक लैंडस्केप पता चलेगा कि मैथमेटिक्स कैसे ग्रो कर रहा है। अब तुम सोचोगे शांति से तो देखोगे कि अच्छा खासा जेईई सिलेबस में कवर होता है। अगर तुम देखोगे तो ये सारे मैथमेटिशियंस का जो मैं नाम लिखा हूं, हार्डली एक दो मैथमेटिशियंस को, दो तुम हिस्टोरिकली नहीं पढ़ रहे हो बट इनके सारे काम तुम्हारे सामने आएंगे, ठीक है। सो इट्स अ गुड थिंग टू हैव दिस मैप। ओके, मेकिंग सेंस। अब मैं यूक्लिड की काम आप लोग के साथ इसलिए डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं कि यूक्लिड ना हमें कुछ सिखा रहा है, हमें कुछ रीजनिंग करना सिखा रहा है, हमें सही सॉल्यूशन बताना सिखा रहा है कि अगर हम किसी चीज़ को, आर्ग्यूमेंट को बिल्ड कर रहे हैं या किसी चीज़ की सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर के साथ क्रिएट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पहले मैं डेफिनेशंस दूंगा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कॉमन नोशंस दूंगा, फिर उन्होंने कहा कि मैं पोस्टुलेट्स दूंगा, और इन तीनों की मदद से मैं पहला प्रोपोजिशन दूंगा, दूसरा प्रोपोजिशन दूंगा, और जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं प्रीवियस प्रोपोजिशंस को भी यूज करके आगे की प्रोपोजिशंस दूंगा। और ऐसा करते करते उन्होंने 465 प्रोपोजिशंस दिए, है ना, जिसमें आपको मैंने बताया था कि 13 वॉल्यूम में उन्होंने लिखा था, जिसमें बुक 1 से 6 प्लेन ज्योमेट्री है। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि आप जो 9th 10th में ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो अच्छा खासा कवर कर लेता है बुक 1 से 6, ठीक है। और वही हमारा इस कोर्स का गोल था, जो कि हम वो फर्स्ट 6 में जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीक्वेंस में समझे, ताकि कभी हम सर्कुलर रीजनिंग में ना फंसे, कभी हम इस एस्पेक्ट में ना फंसे कि पता नहीं ये कैसे आ रहा है, पता नहीं वो कैसे आ रहा है। क्योंकि एनालिटिकल ज्योमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो वी विल बी यूजिंग लॉट ऑफ ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स। तो कभी कभी ना वो चीज़ जब रैंडमली आपके सामने आएगा तो कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि ये कैसे मैं सोचूं। इसलिए ये जो पहला 2 दिन जो हम कोर्स में ताकत लगा रहे हैं वो उस सीक्वेंस पे वंस एंड फॉर ऑल बात खत्म करना है, ठीक है। इसलिए हम लोग उस एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बुक 1 के कुछ प्रोपोजिशंस आपको दिखाए थे। जैसे प्रोपोजिशन 1 मैंने इसलिए डिस्कस किया था ताकि आपको पता चले कि इट वाज अ डिफिकल्ट जॉब टू प्रेडिक्ट व्हाट्स द फर्स्ट प्रोपोजिशन, है ना। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि स्मार्टली उन्होंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि आगे कई बार उन्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, इसलिए उन्होंने पहला प्रोपोजिशन इक्विलेटरल ट्रायंगल को दिया। फिर उसके बाद उन्होंने 4th प्रोपोजिशन क्या यूज किया? एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। क्यों? क्योंकि 5th प्रोपोजिशन में उन्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल्स को इक्वल करना था, ब्रिज ऑफ एसेस, याद है। उसके बाद वो बड़े स्मार्टली 8th प्रोपोजिशन में उन्होंने ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की, और 11th प्रोपोजिशन में उन्होंने 90 डिग्री बनाना सिखाया। क्योंकि 90 डिग्री हम बना ही नहीं सकते हैं जब तक हम एसएएस ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी प्रूव ना करें, राइट। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, उन्होंने बड़े स्मार्टली 25th 24th में 20th में ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ की। ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ करने से पहले उन्होंने ये प्रोपोजिशन दिया कि अगर कोई 2 ट्रायंगल है तो अगर अल्फा बीटा से बड़ा है तो साइड अपोजिट टू अल्फा वुड बी बिगर देन साइड अपोजिट टू बीटा, एंड वाइस वर्सा भी दिया उसका प्रोपोजिशन का, उसका कॉन्वर्स भी दिया। उसके बाद उन्होंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात की, है ना। तो सी की कैसे चीजों को वो बिल्ड कर रहा है। ही इज नॉट जंपिंग हेयर एंड देयर कि ये भी सही, वो भी सही, वो भी सही, ये भी सही। ही इज नॉट ट्राइंग टू बी वेरी रैंडम, ही इज ट्राइंग टू बी वेरी सिस्टमैटिक, कि अगर मैं 29th स्टेटमेंट दे रहा हूं तो मेरे जो फर्स्ट 28 स्टेटमेंट्स है वो कंसिस्टेंट होंगे मेरे 29th स्टेटमेंट से, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं सीधे 45th स्टेटमेंट दे दूंगा फिर बाद में 43rd स्टेटमेंट दूंगा। सो ही इज फॉलोइंग दैट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एक्सियोमेटिक डेवलपमेंट। उसके बाद हमने एएसए और एएस कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ी, और उसको क्यों पढ़ा? ताकि हम 27th से 29th प्रोपोजिशन में पैरेलल लाइन के सारे लफड़े को खत्म कर दें, है ना। और उससे पहले तक हमने पैरेलल पोस्टुलेट को यूज भी नहीं किया। तो हमारे लिए ए से
ASA और AS प्रूफ करना जरूरी था, तभी हम अल्फा इक्वल्स टू बीटा फॉर L1 इक्वल्स टू L2 वाली कहानी पे घुस पाते, राइट। और फिर उसके बाद वो 46 प्रोपोजिशन, दैट इज वेयर आई पॉज्ड, है ना। तो 46 प्रोपोजिशन में देखो वो स्मार्टली क्या कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू build a square out of a given side. Why he is trying to build a square out of a given side? Because in the 47th proposition he has to prove Pythagoras theorem. और Pythagoras theorem में जो आप समझते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर आप इसे A कह रहे हैं, इसे B कह रहे हैं, इसे C कह रहे हैं, ये A हो गया, तो आप कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, बट दे आर नॉट नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स, सो दे आर नॉट सेइंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। व्हाट दे आर सेइंग कि अगर इफ यू क्रिएट अ स्क्वायर आउट ऑफ बेस ए, if you are able to create a square out of base b, then he is saying the area of this square plus area of this square will be equal to the area of this square. He is not saying a square plus b square equals to c square. He is saying कि out of this leg you have to create, out of the legs you have to create the square. This is I-47, book 1 proposition 47, Pythagoras theorem, ठीक। और जो 48th proposition था, that is the last proposition of book 1, that was converse of Pythagoras theorem, है ना। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की प्रूफ की बात करूं, एक प्रूफ मैंने आपको बेसिक मैथ्स की क्लास में सिखाया था, कौन सा प्रूफ था? मैंने कहा था ये अगर A है और ये अगर B है, ये अगर A है, ये अगर B है, ये अगर A है, ये अगर B है, ये अगर A है, ये अगर B है, राइट। तो ये क्या बन गया? एक स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? A प्लस बी होल स्क्वायर, विच इज राइट, यही होता है। और इसके लिए मैंने आपको कहा था कि व्हाट यू कैन डू, if you join these four sides, what you are seeing 5 figures, 4 right angle triangles and a quadrilateral inside, a quadrilateral, and the moment you see 4, तो आपको पता है ये चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये C हो गया, ये C हुआ, ये C हुआ, ये C हुआ। जैसे आपको पता चला कि ये क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड C हैं, तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? रोम्बस। क्या है ये? रोम्बस। मुझे नहीं पता स्क्वायर है कि नहीं, बट मुझे ये पता है कि ये रोम्बस है, क्योंकि एनी क्वाड्रिलेटरल विद ऑल 4 साइड्स इक्वल मींस रोम्बस। फिर उसके बाद मैंने कहा लेट्स कॉल दिस एंगल एज अल्फा, दिस एज, सो दिस विल बी बीटा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 90 डिग्री। सो ये क्या हो गया? नाउ आई कैन से इट इज अ स्क्वायर, नाउ आई कैन से इट इज अ स्क्वायर, देन आई कैन से द एरिया इज C square, which is equal to C square plus, then I can say A square plus B square equals to, है ना। ये मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक मैथ्स की क्लास में बताया था, ठीक है। लेकिन अगर यूक्लिड की किताब में देखोगे तो इसको प्रूव बड़ा खूबसूरत तरीके से किया गया है, और थोड़ा सा मुश्किल है देखना, देखता हूं आप लोग देख पाते हैं कि नहीं। लेट्स लुक एट इट। ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे 90 डिग्री बना है, ठीक। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसे एक्सटेंड किया, एक्सटेंड कर दिया, ऐसे करो, ठीक है। रफ डायग्राम थोड़ा बना रहा हूं, है ना, समझ जाना। क्या है ये? एक स्क्वायर, ठीक। फिर इधर उन्होंने दूसरा स्क्वायर बनाया। क्या हो रहा है ये?
वो क्या कहना चाह रहे हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर, राइट। ये जो प्रूफ कहते हैं इसे कहते हैं विंडमिल प्रूफ, कि विंडमिल जैसा लग रहा है ना। अब देखो क्या है, अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दो, खींच दिया लाइन, ठीक। अब मुझे प्रूफ करना है दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। इफ आई एम एबल टू प्रूव दिस, तो बाई सिमेट्री आप कहोगे दिस एरिया इक्वल्स टू दिस एरिया, विच मीन्स दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। एक साइड कर लेंगे, दूसरा साइड अपने आप हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। तो बताओ कैसे करेंगे। बताओ कैसे किया जाए, सोचो, तब तक मैं इसे मिटा देता हूं ये। सोचो, सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो। हाँ सोचो, हाँ बताओ। चलो एक डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम बनाने के बाद तुम्हें समझ में आया तो फिर बताना। मैं ये ट्रायंगल जोड़ रहा हूं, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल जोड़ रहा हूं, ठीक। ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा है। कलर बना दो, रुको, इसका कलर कर देता हूं, इसका कलर क्या करूं, कलर नहीं चेंज होगा, हाँ नाम लिख देता हूं, ए बी पी, ठीक है, और बी सी क्यू। हाँ बताओ कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्यू बी सी और ए बी पी। कैसे, कौन से एस एस, वेरी गुड। देखो ये और ये इक्वल होगा, वेरी गुड, और ये दोनों इक्वल होगा, और नाइनटी प्लस बी, 90 प्लस बी है ना, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, ये दोनों ट्रायंगल, उससे फिर मैं क्या कर लूं, तो मैं कह रहा हूं ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया, ये जो ट्रायंगल बनाया, ये जो ग्रीन ट्रायंगल है, ये ग्रीन ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ब्लू ट्रायंगल, ये कह रहे हो। तो उससे क्या होता है तो है। सोचो, देखो बहुत ध्यान से देखो, ग्रीन ट्रायंगल और छोटे स्क्वायर का क्या रिलेशन है, ग्रीन ट्रायंगल और छोटे स्क्वायर का क्या रिलेशन है। अच्छा, छोटे स्क्वायर का बेस क्यूबी है क्या, छोटे स्क्वायर का बेस एरिया हाफ होगा, एरिया हाफ होगा, क्यों, क्योंकि सर, सर ये बेस है, ये बेस है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, बेस इनटू, और इस ट्रायंगल का अगर ये बेस है तो इसका हाइट क्या होगा, पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी होती है वही हाइट होती है। हाइट सेम हो गई क्या, सेम ही हाइट है ना, दे आर चॉप्ड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। सो आई कैन से द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ बेस हाइट एंड एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज हाफ बेस इनटू हाइट। दोनों का बेस सेम, दोनों का हाइट सेम, तो क्या एरिया ऑफ स्क्वायर इज डबल ऑफ दिस एरिया। तो मैं कह सकता हूं सर दिस ट्रायंगल का जो एरिया है दिस इज हाफ ऑफ दिस एरिया। तो मैं कह सकता हूं सर दिस ट्रायंगल का जो एरिया, ब्लू ट्रायंगल का जो एरिया, दैट इज ऑल्सो हाफ ऑफ दिस। अब इस ट्रायंगल को, इस रेक्टेंगल को देखो,
इस रिक्टेंगल का एरिया और ब्लू ट्रायंगल के एरिया में क्या रिलेशन है? सेम रिलेशन। सर वो जो रिक्टेंगल का एरिया है बेस इनटू हाइट है, हाफ बेस इनटू हाइट है। सो यस सर, आई कैन से दिस ग्रीन पोर्शन एंड दिस ग्रीन पोर्शन इज सेम। समझ में आएगी बात? बिल्कुल उसी सिमेट्री से वो, ठीक। तो ये सब प्रूफ मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि इस प्रूफ को तुम्हें सीखना है, समझना है। मैं प्रूफ दिखा रहा हूं कि लुक एट द वे पीपल 2000 2,500 years ago were thinking. They were so sophisticated, and I don't consider them that they were primitive or something like that. Okay, understood? समझ में आ रही बात कि मैं तो एआई के जमाने का व्यक्ति हूं भाई। ओके, नाउ कमिंग बैक, तो बुक 1 को इन्होंने इस तरीके से क्लोज किया कि दिस इज बुक 1। नाउ ही विल मूव टू बुक 2। बुक 2 में वो बात करेंगे एरियाज की, क्योंकि अभी एरिया आ गया पिक्चर में, तो ही विल टॉक अबाउट एरिया। जैसे जो आप लोग क्लास 9th में एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम से सब जो चैप्टर्स थे उसी से इंस्पायर्ड एरियाज पे बात होगी, ठीक है। फिर बुक 3 में वो बात करेंगे सर्कल के ऊपर। आप लोगों ने 9th 10th में सर्कल पढ़ा था, तो बुक 3 में क्या बात होगी? सर्कल के ऊपर। और सेम स्टाइल, डेफिनेशन, पुराने ही कॉमन नोशंस, प्रोपोस्टुलेट्स एंड देन प्रोपोजिशंस, and then propositions will be built accordingly. Then in book 4 he will talk about polygons. अब देख लो सिस्टम, आपने अगर याद करो क्लास 9 में पढ़ा था लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, है ना। पॉलीगॉन ये सब लाइटली टच किया था, ठीक, समझे। तो वो बुक 4 तक जाएंगे पॉलीगॉन पे। बुक 5 पे अचानक से वो रेशो प्रोपोर्शन की बात करने लगेंगे। बुक 5 पे क्या करेंगे? बट वो इस तरीके से रैंडमली बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बुक 6 इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। बुक 6 इज बेस्ड ऑन, और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को समझने के लिए रेशियो प्रोपोर्शन का ज्ञान चाहिए और कंपोनेंट और डिविडेंड का भी ज्ञान चाहिए। तो वो वहां पे बुक 5 पे रेशियो की बात करेंगे और बुक 6 पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बाद चैप्टर क्लोज कर देंगे, बुक प्लेन ज्योमेट्री को क्लोज कर देंगे, जो कि क्लास 10th में आपका क्लोज हो गया था। ट्रायंगल चैप्टर हुआ था, उसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा दिया गया था, वहां पे वो बुक 6 को भी क्लोज कर देंगे। तो कायदे से देखा जाए तो आपको 10वीं क्लास तक बुक 1 से बुक 6 पढ़ाया गया है, वो अलग तरीके से पढ़ाया गया है, बट और वो सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको चाहिए, वो आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। जैसे आपके आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और जो रिजल्ट्स आपके फिंगर टिप पे होते हैं, वैसे ही ये सारे रिजल्ट्स फिंगर टिप पे होने चाहिए। फिर बुक 7 में ही विल स्विच गियर टू नंबर थ्योरी। बुक 7 में, और बुक 7 में ही विल स्टार्ट डिफाइनिंग, पहले सबसे पहले वो 1 नहीं डिफाइन करेंगे, वो डिफाइन करेंगे यूनिट। यूनिट क्या होता है, और वो यूनिट को नंबर नहीं कह रहे हैं, यूनिट को बस कह रहे हैं कोई चीज जो कंप्लीट एक यूनिट होती है। और नंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं एज ए कंपोजिशन ऑफ यूनिट्स। इफ यू हैव 2 यूनिट्स यू विल कॉल इट 2, इफ यू हैव 3 यूनिट्स यू विल कॉल 3। तो नंबर वो स्टार्ट करें 2 3 4 5 से, 1 से शुरू नहीं कर रहे हैं। दैट इज वाई यू सी प्राइम नंबर्स 2 से हो रहे हैं, कंपोजिट नंबर 4 से हो रहे हैं, 1 की बात नहीं हो रही है। वो 1 वो भी यूनिट करके अलग से डिफाइन कर रहे हैं कि यूनिट का मतलब ये होता है, ठीक। फिर वो प्राइम नंबर डिफाइन कर रहे हैं, फिर वो कंपोजिट नंबर डिफाइन कर रहे हैं, और फिर वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो 10th क्लास में आप लोग को पढ़ाया जाता है, जो मैं बेसिक मैथ्स में आपको पढ़ाया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस, वो एस्पेक्ट ला रहे हैं, क्योंकि वो एस्पेक्ट लाएंगे तभी वो रिमाइंडर थ्योरम और नंबर थ्योरी की बात कर पाएंगे। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे फिर वो HCF LCM ये सब निकालने की बात कर रहे हैं, जो हमने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से, ठीक है। और उसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लेके हम चीजों को और छोटा कर लेते हैं, राइट। देन ही विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द नंबर थ्योरी इन बुक 7, बुक 8 में भी, और बुक 9 में वो प्राइम नंबर्स की बात करेंगे। और बुक 9 का एक प्रूफ है जो मैं दिखाना चाहूंगा तुम लोग को। कहा जाता है कि ये प्रूफ इतना फैंटास्टिक है कि जो भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स होता है उसको ये प्रूफ बहुत फैंटास्टिक लगता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, सो आई वुड लाइक टू शो यू दैट प्रूफ। प्रूफ ये है कि आपको प्रूफ करना है
प्रूव दैट देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। अब जैसे आप ये तो जानते हैं नेचुरल नंबर बढ़ रहा है, इवन नंबर बढ़ रहा है, ऑड नंबर बढ़ रहा है ना, और वो एक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है। बट व्हेन यू लुक एट प्राइम नंबर इट्स वेरी रैंडम। प्राइम नंबर्स आर वेरी 2, 3, 5, 7, 11, 13, और जैसे जैसे आप बढ़े होगे तो दूरी प्राइम नंबर्स के पीछे बढ़ती जाएगी। तो ऐसा लगता है कि प्राइम नंबर खत्म होगा, कहीं पे जाके खत्म होगा, लेकिन फील आता है कि नहीं भाई नहीं खत्म होगा। बट इसको प्रूव करना पड़ेगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा कि देयर आर इनफिनाइट प्राइम नंबर्स, देयर आर। सो एनी आइडिया, किसी को पता है इसका प्रूफ? हाउ टू प्रूव दैट देयर आर इनफिनाइट प्राइम नंबर्स? बताओ। इसको ऐसे देखो, मान लो कि देयर आर नॉट इनफिनाइट प्राइम्स, और लेट से मैंने जो सबसे लार्जेस्ट प्राइम है उसे खोज निकाला, लेट से उसका मैंने सेट तैयार किया 2, 3, 5, 7, 11 और चलता गया, और वो जो लार्जेस्ट प्राइम मुझे मिला वो पी था। ठीक, वो मुझे पी था। उसके बाद मुझे प्राइम नंबर्स लेट से नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि प्राइम नंबर खत्म हो गया है, राइट और रॉन्ग? तो इसका मतलब जैसे मैं ये प्रूव कर दूंगा कि P इज द लार्जेस्ट प्राइम, तो इसका मतलब है देयर आर नो इनफिनाइट, दे आर प्राइम नंबर्स इनफिनाइट नहीं होते, फाइनाइट होते हैं। तो फिर उसके बाद मैं बोलूंगा कि ओके लेट्स क्रिएट अ नंबर n इक्वल्स टू 2 into 3 into 5 into 7 into 11 into P। ये सारे नंबर, सारे प्राइम जो हमने खोज निकाले हैं उससे डिविजिबल है। हाँ, अब नहीं। अब जितने भी प्राइम नंबर्स की हमने टेबल बनाई, लेट से मेरी दुनिया 17 पे ही खत्म हो जाती है, तो मैंने कहा 17 से बड़ा तो कोई प्राइम नंबर ही नहीं है। मैंने कहा 17 से बड़ा तो कोई प्राइम नंबर ही नहीं है, तो मैंने क्या लिखा 2 into 3 into 5 into 7 into 11 into 13 into 17 plus 1, और मैंने बोला कि ये नंबर को ध्यान दिया जाए। तो फिर तुमने बोला कि सर ये जो आपने नंबर लिखा है ये ना 2 से डिविजिबल है, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से, ना 17 से। तो मतलब ये जितने भी नॉन प्राइम्स हैं उससे डिविजिबल। तो सर दो बातें होंगी। क्या दो बातें होंगी? सर ये प्राइम है, ये, या सर ये कंपोजिट है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, राइट और रॉन्ग? या तो प्राइम है या तो, सर प्राइम है तो मतलब P इज नॉट द लार्जेस्ट प्राइम, this n is the largest prime, and then I'll continue the loop, I'll continue the इंफिनिटी तक जाता, मतलब लूप तो इंफिनाइट हो जाएगा ना फिर इस रीजनिंग से। तो अगर ये प्राइम है तो फिर से नया लूप स्टार्ट होगा, एंड देन आई विल बी इन द सेम लूप, आई विल बी इन द सेम लूप। कंप्यूटर साइंस में जाओगे तो लूपिंग भी समझ में आएगा कि लूपिंग क्या होता है, ठीक है? अगर कंपोजिट है तो डेफिनेटली ये किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, बट वो प्राइम नंबर इस सेट में नहीं है, तो इससे बड़ा ही है, इससे बड़ा ही है, राइट और रॉन्ग? तो वो जो भी प्राइम नंबर है, लेट से m, which is definitely greater than p, and then it will also begin the loop, and that itself proves that there are infinite prime numbers. अगर किसी को ये प्रूफ अच्छा नहीं लगा तो गलत क्लासरूम में गलत सब्जेक्ट चुनने हुए हो, और अगर अच्छा लगा है, रीजनिंग समझ में आती है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू प्रूव अ वेरी स्मॉल आइडिया जो सुनने में ऑब्वियस लग रहा था बट प्रूफ करने में कठिन लग रहा था, राइट और रॉन्ग? सो कमिंग बैक टू यूक्लिड, तो बुक 9 में इन्होंने ये प्रूफ दिया है। बुक 10 में जब पहुंचोगे तो बुक 10 में ही इज टॉकिंग अबाउट इरेशनल क्वाड्रेटिक सर्ट्स, ही इज टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक सर्ट्स, जो आपको क्लास 9 से पढ़ाया जाता है ना? और क्वाड्रेटिक सर्ट्स की बात हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी काफी डिटेल में की थी। नाउ
10th के बाद ही मूव्स टू द सॉलिड ज्योमेट्री. बुक 11 में ही इज टॉकिंग अबाउट सॉलिड ज्योमेट्री, एंड इन बुक 11, 12, 13 he is talking about solid geometry, and in book 13 he is talking about regular solids. book 13 में किसकी बात कर रहे हैं? he is talking about regular solids का जो दूसरा नाम है वो है प्लेटोनिक सॉलिड्स, जो आपको शायद क्लास 8th में पढ़ाया जाता है. 8th के एनसीईआरटी बुक में था. अब कोविड के बाद है कि नहीं पता नहीं, कोविड तक तो था. ठीक है. प्लेटोनिक सॉलिड पहले किसी ने सुना है? कोई नहीं जानता प्लेटोनिक सॉलिड को. ठीक है. प्लेटोनिक सॉलिड्स बेसिकली वो होते हैं जो रेगुलर पॉलीगॉन, हर फेस उसका, एक ऐसा सॉलिड जिसका हर फेस रेगुलर पॉलीगॉन, सेम रेगुलर पॉलीगॉन से बना होता है. सेम रेगुलर पॉलीगॉन समझते हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, मतलब हर साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज इक्वल. ठीक है. और कहा जाता है कि सिर्फ 5 ही प्लेटोनिक सॉलिड्स होते हैं. कितने प्लेटोनिक सॉलिड? सिर्फ 5 ही प्लेटोनिक सॉलिड्स होते हैं धरती पर. और इसकी बात सबसे पहले प्लेटो ने की थी. अगेन थेल्स के टाइम में, या थेल से पहले ही. 7 सेजेस थे ना. थेल्स वाज वन ऑफ द 7 सेजेस जो किसकी नींव रख रहे थे? एंशिएंट ग्रीस की, है ना. तो इन्होंने कहा था कि 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं. 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं. कौन से बेसिक एलिमेंट्स? फायर. पहला एलिमेंट क्या होता है? फायर. ठीक. दूसरा एलिमेंट होता है अर्थ, एयर, वाटर. और एरिस्टोटल ने 5th की बात की थी, इथर. हा? मैथ्स मतलब मैथ्स में लास्ट एलिमेंट. अच्छा नहीं, ईथर. अब इसको समझो कैसे हो रहा है. ये 5 ही एलिमेंट्स हैं. ये 5 ही एलिमेंट से, इसी 5 एलिमेंट से सारी चीजें बनी हैं. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. ओके. फायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेट्राहेड्रन से. किससे? टेट्राहेड्रन जानते हो? टेट्राहेड्रन जिसको ट्रायंगुलर पिरामिड हुआ. कैसा? ट्रायंगुलर पिरामिड. दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रन. किससे बना है? 4 फेसेस हैं तो टेट्राहेड्रन 4 फेसेस, और चारों बने हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल से. अभी मैं सवाल पूछूंगा कि क्यों सिर्फ 5 ही प्लेटोनिक सॉलिड हो सकते हैं. ये तुम्हें मैथमेटिकली सोचना है कि व्हाई देयर कैन ओनली बी 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स. व्हाई कैनॉट हैव more than 5 platonic solids. That is a problem of mathematics. अर्थ को रिप्रेजेंट किया हेक्साहेड्रॉन, which is cube. क्या है ये? स्क्वायर. 6 स्क्वायर फेसेस आर क्रिएटिंग क्यूब, एंड क्यूब अर्थ से रिप्रेजेंट हो रहा है. अर्थ इज कंटेन्ड इन अ क्यूब. फायर इज कंटेन्ड इन अ टेट्राहेड्रन. फिर आ रहा है ऑक्टाहेड्रन. ऑक्टा मतलब कितने हो गए? 8 फेसेस, है ना. इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ये कुछ ऐसा होता है. स्क्वायर पिरामिड देखा है? और नीचे डाल दो डायमंड शेप. ठीक है. उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे किससे? एयर से. वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइकोसाहेड्रन. 20 फेसेस. 20
और ये भी बना है किससे? तुम देख रहे हो 5 में से 3 सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बने हैं, 5 में से 3, और एक बना है स्क्वायर से। अभी जो सवाल पूछूंगा इसी पे छुपा हुआ है। और जो इथर है इसको दिया दूसरे फेमस फिलोसफर, बताओ ग्रीक के, प्लेटो के साथ, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने 5th एलिमेंट दिया, क्या था ये? डोडेकाहेड्रन। इसमें कितने हैं? 12 फेसेस। और इसके जो सारे फेसेस है कितने हैं, किससे बने हैं? रेगुलर पेंटागन से। तो ये 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स हैं, इसके अलावा आप कभी भी कोई और रेगुलर सॉलिड्स नहीं बना सकते। व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द रीजन व्हाई यू कैन नॉट हैव मोर देन 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स? क्योंकि प्लेटोनिक सॉलिड्स होने का रीजन क्या है? यू हैव टू बी रेगुलर, ईच फेस हैज टू बी सेम रेगुलर फिगर। आप कह सकते हो फुटबॉल, सॉकर बॉल, बट सॉकर बॉल में सारे फेसेस सेम नहीं है, पेंटागन और हेक्सागन। उसे कहते हैं ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन, जिसमें 20 हेक्सागन्स होते हैं और 12 पेंटागन्स होते हैं, है ना? इसलिए उसे कहते हैं ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन, जो स्फेयर जैसा शेप लेके आता है ना? दीज आर मैथमेटिक्स। तुम्हें लग रहा है ये मैथमेटिक्स नहीं है, दीज आर मैथमेटिक्स, जिसे हम बात करें सॉकर बॉल का शेप, सॉकर बॉल की बातें हो रही है। ओके, नाउ टेल मी, देखो ऐसे इस लॉजिक को समझो। कोई भी सॉलिड चीज है, किसी पॉइंट पे अगर किसी पॉइंट कॉमन पॉइंट वर्टेक्स शेयर कर रही है, तो दे नीड मिनिमम 3 फेसेस। दे नीड 3 फेसेस होंगे तभी आगे बात होगी। 2 फेस कभी सॉलिड का शेप, वो तो ऐसे हो जाएगा। यू ऑलवेज नीड 3 फेसेस फॉर 1 पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट अगर पकड़ोगे किसी सॉलिड का, तो यू विल ऑलवेज हैव मिनिमम 3 फेसेस, मिनिमम 3 फेसेस और 4 फेसेस और 5 फेसेस। जैसे क्या कहते हैं, स्क्वायर पिरामिड इज एन एग्जांपल ऑफ 4 फेसेस, टेट्राहेड्रन एग्जांपल ऑफ 3 फेसेस, क्यूब इज एन एग्जांपल ऑफ 3 फेसेस। तो एटलीस्ट 3 फेसेस चाहिए। अब आ जाओ, अब देखो इतना बेसिक सी बात है, तुम सोच सकते थे रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है, रेगुलर, तो रेगुलर पॉलीगॉन में 3, सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन है? इक्विलेटरल। तो उसके वर्टेक्स का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अगर 3 फेस बनाएगा तो कितना बनेगा? 180 डिग्री। अलाउड, अलाउड बन रहा है टेट्राहेड्रन। 4 बना दो, 240 डिग्री। 4 फेसेस इज ऑल्सो अलाउड। ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन 5 फेसेस इज ऑल्सो अलाउड, क्योंकि 60 पे कितना होता है? 300 डिग्री। आइकोसाहेड्रन, आइकोसाहेड्रन। लेकिन 6 नहीं कर सकते, क्यों? 60 छके 360, सब ऐसे खड़ा हो जाएगा फ्लैट। जैसे ही 360 होगा सब ऐसे हो जाएगा ना, सो इट विल नॉट बी लाइक मेकिंग एनी, सो 360 डिग्री नहीं बन सकता, इट हैज टू बी लेस देन 360 डिग्री। तो दैट इज व्हाई यू आर सीइंग 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्लेटोनिक सॉलिड्स मेड ऑफ 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, अब आ जाओ क्यूब पे, स्क्वायर पे। सेकेंड रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है? स्क्वायर। स्क्वायर का एक एंगल कितना होता है? एटलीस्ट 3, तो 90 इंटू 3 बन गया क्यूब। 90 इंटू 4 नहीं बनेगा, तो नहीं बना। विच इज द नेक्स्ट रेगुलर पॉलीगॉन? पेंटागन। पेंटागन के हर एक एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? 108 डिग्री। 108 डिग्री। 4 नहीं हो सकता क्योंकि वो 360 से ऊपर चला जाएगा। 2 नहीं हो सकता, सिर्फ 3 ही होगा। 108 3 what is 108 into 3? 324 डिग्री। So that is why you are having dodecahedron, ईथर। ईथर मींस, ईथर का मतलब होता है, एरिस्टोटल ईथर को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो यूनिवर्स जिससे बना है। यूनिवर्स जिस चीज से बना है उसे ईथर कहा जा रहा है। ठीक है, हेवनली बॉडीज जो चीज से बनी है उसे ईथर कहा जा रहा है। तो जो आपकी
ग्रीक फिलॉसफी का जब सिद्धांत रखा जा रहा था तो वो 5 बेसिक एलिमेंट्स, हम लोग भी बात करते हैं 5 बेसिक एलिमेंट्स की, है ना, उसी 5 बेसिक एलिमेंट से हम सब बने हैं, राइट? मेकिंग सेंस? सो दिस इज हाउ ही हैज फिनिश्ड दिस बिग जायंट बुक, ठीक है? सो दिस वाज द स्टोरी आई वांटेड टू शेयर विथ यू, बिकॉज ये तुम्हें एक कॉन्टेक्स्ट देगा कि मैथ्स का कैसा लैंडस्केप होता है और मैथ्स पढ़ने के पीछे कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और हम उसको आगे बढ़ गए। अगर तुम कल कुछ नया काम करोगे तो इन सब के काम को ही यूज करके करोगे। अगर इस काम की ही ज्ञान नहीं है तो आगे फ्यूचर में कुछ करने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी लर्निंग जीरो है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कैनवस। ओके ओके, नाउ कमिंग बैक, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे जो हमें ध्यान से रखना है। व्हाट इज दैट? ठीक है, अब जो आगे वाली लाइफ आने वाली है, अब तुम्हारी लाइफ में ज्योमेट्री एकदम घुसने वाला है, ठीक है? तो इसलिए अब जितनी भी ज्योमेट्री हमें जाननी है उसको टैबुलेट कर लेते हैं कि इतनी बात तो हमें पता होनी चाहिए। और तुम देखोगे कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग एलिमेंट्स को ही फॉलो कर रहे हैं, हम लोग एलिमेंट्स को ही फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा, आप लोग सब पॉइंट जानते हो, आप लोग सब पॉइंट जानते हो, और आप लोग सब स्ट्रेट एज पोस्टुलेट भी जानते हो। तो पॉइंट से आप लोग एक और वर्ड जानते हो विच इज कॉल्ड कोलिनियरिटी। क्या जानते हो? क्या होता है कोलिनियरिटी? जब दुनिया की कोई भी 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होगी, दुनिया की कोई भी 2 पॉइंट हमेशा, तो कोलिनियरिटी टेस्ट किस पे होगा? 2 पॉइंट पे या 3 पॉइंट पे? तो हमेशा 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स पे कोलिनियरिटी टेस्ट होगा, क्योंकि दुनिया की 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होती है। तो जब भी 3 पॉइंट्स एक लाइन पे हो तो हम कहते हैं उसे कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं आना चाहिए, पॉइंट और कोलिनियरिटी का मतलब। दूसरी चीज, ठीक समझ में आ रहा है? मैं लाइंस की बात कर रहा हूं, ठीक? आप लोग सब ये जानते हो कि जो प्लेन, मैं जितनी भी चीजों की बात कर रहा हूं 2D प्लेन की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ प्लेन और समथिंग, 3D की बात नहीं कर रहा हूं। जब 2 लाइंस प्लेन पे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? दे आर इंटरसेक्टिंग, दे आर पैरेलल और दे आर कोइंसिडेंट। ये बेसिक बात आपको पता है। जो 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है ऐसी होती है, ठीक? और अगर मैं एक तीसरी लाइन ड्रॉ करूं जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो हम इन 3 लाइंस को क्या कहते हैं? कॉनकरेंट। क्या कहते हैं? कॉनकरेंट लाइंस। तो इस वर्ड से भी लेकर डर खत्म करो। कॉनकरेंट लाइंस का मतलब क्या होता है? 3 और मोर देन 3 लाइंस पासिंग थ्रू अ कॉमन, इसे कॉनकरेंट नहीं कहेंगे, इसे नहीं कहेंगे कॉनकरेंट, ठीक है? कॉनकरेंट मतलब ये 3 कॉनकरेंट है, ये 3 कॉनकरेंट है। 3 या 3 से अधिक पासिंग थ्रू सेम कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कॉनकरेंट लाइंस। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी। ये बात भी याद रहेगा, ठीक? मेकिंग सेंस? ठीक? ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स की बात की थी और ज्योमेट्री की भी एंगल्स की बात की थी, दोनों में फर्क है। ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स रोटेटिंग आर्म की तरह होते हैं, इसका एंगल क्लीन है कि 2। तो आप अगर 2 रे को एक साथ ज्वाइन करते हैं, 2 रे को एक साथ ज्वाइन करते हैं शेयरिंग अ कॉमन पॉइंट, इसे हम कहते हैं एंगल। इसे क्या कहते हैं? एंगल। आपको याद हो तो यूक्लिड ने राइट एंगल को प्रॉपर्ली डिफाइन किया था, राइट एंगल को प्रॉपर्ली, और राइट एंगल से अगर आप कम हैं तो उसे उसने कहा था एक्यूट एंगल, और अगर आप राइट एंगल से ज्यादा हैं तो उसे उसने कहा था ऑब्ट्यूज एंगल। उस समय डिग्रीज की बात नहीं होती थी, अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, डिग्रीज हमें पता है। तो 0 से 90 डिग्री वाली कहानी को हम क्या कहते हैं? एक्यूट। 90 को कहते हैं राइट, 90 से 180 को कहते हैं ऑब्ट्यूज, 180 को कहते हैं स्ट्रेट, और 180 से 360 के बीच वालों को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। बस इतना ही बात करते हैं हम, ज्योमेट्री में इतने ही एंगल्स की बात होती है, ये 360 के बियॉन्ड नहीं जाता है।
वो ट्रिग्नोमेट्री में रोटेटिंग आर्म का फंडा आता है, ठीक है। उसके बाद दो एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं, क्या क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं? सम। देखो मैं एक एक बात बता रहा हूं, बाद में मत बोलना कि कुछ भी नहीं बताया गया था, मैं 9th-10th में अच्छे से नहीं पढ़ा था। एक एक बात बता रहा हूं, इसलिए नोट्स करते जाओ। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होता है? जब सम 90 डिग्री होता है। और दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होता है? तो आप सोच रहे हो कैसे नेमिंग आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कैसे आ रहा है? उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? टू एंगल्स शेयरिंग अ कॉमन आर्म, टू एंगल्स शेयरिंग अ कॉमन आर्म, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। देखो यूक्लिड की तरह कर रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। और अगर दो एडजेसेंट एंगल्स, ये जो एडजेसेंट एंगल्स है उसका सम 180 डिग्री है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। उसे क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। समझ में आ रहा है? उसे कहते हैं लीनियर पेयर। एंगल्स को लेकर दिक्कत खत्म, ठीक। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन से पहले एक मिनट, ये जो दो एंगल है, इस दो एंगल को क्या कहते हैं? और इस दो एंगल को क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? क्या लीनियर पेयर? हाँ भाई अमोक बता, क्यों होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल? हाँ बोल बोल, तू उतना गधा नहीं है जितना लगता है, बोल बोल। ये अगर A है, ये अगर B है, तो y A इक्वल्स टू B। हाँ कुशाग, अगर A और B इक्वल क्यों होगा? इसे C मान ले। A प्लस C क्या है? C प्लस B क्या है? विच कॉमन नोशन? इफ यू सब्ट्रैक्ट इक्वल्स फ्रॉम इक्वल्स, कॉमन नोशन 3, ठीक है। ओके, अब देख रहे हो कितना बेसिक। सर ये क्या पूछ रहे हो, वर्टिकल वो तो होता है इक्वल? नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता, प्रूफ करना होता है, ठीक है। ओके, इस दो एंगल को क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर। आर दे इक्वल? वाई प्रोपोजिशन 27 बताया तो था लास्ट क्लास में, याद आया? अल्फा, ये भी होगा अल्फा, ये भी होगा अल्फा, ये भी होगा अल्फा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इस दोनों एंगल के बीच में क्या नाम होता है? और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इन दोनों का नाम क्या होता है? तो ये सब नाम सब पता है, ठीक है, ठीक है। चलो, इतनी बातें समझ में आती है। ये था बेसिक सी बात जो आप सब बच्चों से मैं एक्सपेक्ट करता हूं जाने। चलो अब हम पहुंचते हैं किसकी दुनिया में? ट्रायंगल की दुनिया में, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। जब भी हम ट्रायंगल को देखेंगे तो उसके छह एलिमेंट्स को ध्यान में रखेंगे, वही उसकी यूनिक बात होती है। क्या होती है उसकी 3 एलिमेंट्स? जब भी हम ट्रायंगल की बात करेंगे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ही ट्रायंगल बनाएगा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ही ट्रायंगल बनाएगा। ध्यान रखना, जब भी किसी पॉइंट्स को कोलिनियर या नॉन कोलिनियर प्रूफ करना है तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। अगर किसी 3 पॉइंट्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है, इसका मतलब वो 3 पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर, ठीक है, ये ध्यान में रखना।
तो ये सब बेसिक बातें हैं जो आगे चल के बहुत बड़ा काम करेगी। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये नॉन कोलिनियर बन के क्या बना दिए, ट्रायंगल। इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, ए के अपोजिट में ए कहूंगा, बी के अपोजिट में बी कहूंगा, सी के अपोजिट में सी कहूंगा। हमेशा इसी नोटेशन को ध्यान में रखना है। स्मॉल ए मतलब ए के अपोजिट वाला, स्मॉल बी मतलब, तो ये आदत ले आओ अपने लाइफ में, ये आदत ले आओ। वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड है ए, वर्टेक्स बी के अपोजिट जो साइड है बी, वर्टेक्स सी के अपोजिट जो साइड है वो सी, उसका लेंथ। तो एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल के 3 साइड लेंथ आपको पता होने चाहिए, है ना, और 3 एंगल। यही 6 चीजें हमें पता होगी तो हम ट्रायंगल के बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है, ओके। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल, क्यों क्यों 8वीं क्लास के बच्चों से जाके पूछ के आओ। हाँ, हो गया 180 डिग्री। इस एंगल को क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। इसका क्या होता है मेजरमेंट, ए प्लस बी। क्यों, sum of 3 exterior angles equal to 360 degree, no matter which polygon, no matter, sum of exterior angle would be, and sum of angles in a triangle is, sum of angles in a quadrilateral is, sum of angles in a pentagon is, sum of angles in hexagon, sum of angles in 100gon, sum of angles in 100gon, 180 into 98, 180 into 98, क्योंकि वो 98 ट्रायंगल से बना होगा, वो 98 ट्रायंगल से बना होगा, इसलिए 180 into 98। इतनी बातें समझ में आती है या नहीं आती है, आती है नहीं आती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो जो आता है वो बताओ अभी, और इसमें बढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसे भी प्रूफ करेंगे, इसे भी प्रूफ करेंगे बाद में, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ रिजल्ट्स की बात करते हैं, बाद में प्रूफ करेंगे। इज इक्वल टू हाफ ए बी, जब फिलअप करो हाफ ए बी से आगे क्या लिखो, इसको बेस लिखो। एक मिनट, तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ये भी सेम नहीं है। हाफ ए बी मतलब आर्म्स, तो हाफ ए बी के आगे क्या लिखूं, साइन सी, ठीक है, साइन सी। ये कितने लोगों को नहीं आता था, सबको आता है ना ये फॉर्मूला, ओके। एस जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई एस माइनस ए, क्या होता है, एस माइनस बी क्या होता है, और एस माइनस सी क्या होता है, ठीक है। एक एक चीज बता रहा हूं, नोट करते जाओ। क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स, क्या क्या होता है, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज। क्या होता है डेफिनेशन एक्यूट का, ऑल थ्री एंगल्स एक्यूट। राइट का 1 एंगल राइट, ऑब्ट्यूज का अगर
कोई इक्वेशन या इन इक्वेशन में बांध सकते हो तीनों को इंडिविजुअली, फॉर एक्यूट, फॉर राइट एंड फॉर ऑब्ट्यूज? राइट तो तुम कर सकते हो, यहां पे क्या करूं? यहां पे क्या होगा? लेस देन और ग्रेटर देन? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वुड बी लेस देन और ग्रेटर देन? लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, ये भी एक तरीका है पता करने का कि ट्रायंगल एक्यूट है कि नहीं। ठीक है, ओके चलो आ जाओ जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम पे। चलो बोलना स्टार्ट करो। चलो जितना चीज जानते हो बोलना स्टार्ट करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, और बोलो, बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर। आगे बोलो, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू, जल्दी से बोलो, क्यू सी आर सी। इस दोनों को ऐड करो, ये प्रूव हो जाता है। एक और प्रूफ, एक और प्रूफ पाइथागोरस का। ठीक है, और बताओ। 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू, एकदम रटा होना चाहिए सारी रिजल्ट्स, राइट ट्रायंगल देखते ही ये सब चीजें याद आ जानी चाहिए। ठीक है, और क्या? अच्छा, ये मान लो ट्रायंगल 1 है, ये मान लो ट्रायंगल 2 है, और ये पूरा ट्रायंगल डेल्टा है। कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी है, ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है। क्या जानते हो तीनों के बारे में? ऑल थ्री आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ऑल थ्री आर विच थ्योरम? एंगल एंगल लगा दो। ठीक है, ओके। और क्या बताऊं इसमें तुम्हें? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में जानते हो? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता है कैसे बनाया जाता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के कलेश में ही रूट इरेशनल नंबर्स का जन्म हुआ था, और हिपासस साहब की जिंदगी चली गई थी। हिपासस साहब वाज द वन हु स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग अबाउट इरेशनल नंबर्स। उससे पहले पाइथागोरियंस लोग को जैसे पता चला कि इरेशनल नंबर्स नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, जब वो ट्रायंगुलर ट्रिपलेट्स बना रहे थे, तो 3 4 5 मजा आ गया, 7 24 25 मजा आ गया, लेकिन 1 1 कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था क्या लिखे यहाँ पे। तो फिर बोले चुप हो जाओ, नहीं तो दुनिया को पता चल जाएगा, फिर हमारी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। कल्ट जैसा हो गया था वो लोग का हाल। तो हिपासस एक पाइथागोरियन बोला, नहीं भाई मैं तो पढ़ाऊंगा बच्चों को। उन्होंने स्टार्ट कर दिया बताना बच्चों को, क्या √2 √3 √7 ये सारी बातें बतानी शुरू गई। अमोघ जैसे पाइथागोरियन को आ गया गुस्सा। तो एक दिन जहाज पे मिले हिपासस साहब प्रियमवद, तो अमोघ ने 5-6 लोगों के साथ मिलकर हिपासस को उठाकर हेवी लिफ्ट, वो हेवी लिफ्ट कर रहा था, इन्होंने डेड लिफ्ट करा दिया। ठीक है, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाने के लिए आप ये फंडा समझ सकते हैं। क्या क्या? आप m और n को इंटीजर सेलेक्ट कीजिए। m शुड बी ग्रेटर देन n एंड दे ऑल आर इंटीजर, तो आप हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बना देंगे। देखो ये तो जानते हो ना तुम लोग। कुछ कुछ मैं चाहता हूं तो मैं नोट करा दो कुछ ट्रिपलेट्स को, ताकि पहचान, जैसे 3 4 देखते ही मजा आ जाता है ना, मजा आता है कि नहीं आता है? पता तो वैसे कुछ ना स्पेशल ट्रिपलेट्स में बता देता हूं। 3 4 5 देखते ही मजा आ जाता है, 5 12 13, तो ऐसे कुछ कुछ नोट कर लो। 3 4 5 एक ट्रिपलेट नोट कर लो, 3 4 5। दूसरा ट्रिपलेट नोट कर लो, 5 12 13,
5 12 13 है ना। कुछ कुछ ट्रिपलेट्स नोट कर लो ताकि कभी दिखे तो टेंशन नहीं होना है, मतलब क्लिक कर जाता है ना, जैसे 3 4 5 दिखता है तो क्लिक कर जाता है। 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, 9 40 41, 11 60 61, 11 60 61, 12 35 37, 12 35 37, 20 21 29। ये सब नंबर्स ध्यान में रहते हैं ना कि ये ट्रिपलेट्स है, तो आपकी एटलीस्ट क्या कहते हैं आपको हिट करना स्टार्ट हो जाता है ना। इसलिए मैं ये नोट करा दिया हूं, नहीं नोट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या होता है भाई, स्किलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। कितने लोगों को आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रूफ नहीं समझ में आया था? ब्रिज ऑफ एसेस जानना चाह रहा हूं, नहीं? ठीक है, सबको आ गया था, अब काहे बताएगा कि नहीं आया था। ठीक है, ओके। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एट द सेम टाइम आपको यह पता है कि अगर इफ अल्फा, अगर अल्फा बीटा से बड़ा है तो ए भी बी से बड़ा होगा। इवन इट इज ट्रू फॉर कॉन्वर्स, अगर ए बी से बड़ा है तो अल्फा, समझ में आ गई बात? मेकिंग सेंस? और इसी को यूज करेंगे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या कहता है सर? ए प्लस बी विल बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी विल बी ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए विल बी ग्रेटर देन। इसमें आपको तीनों प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जो सबसे बड़ा है ना उसी को बस प्रूफ कर दो। जो सबसे बड़ा बंदा है ना वो दोनों छोटे बंदे के सम से छोटा है, एक प्रूफ कर दिया, बाकी अपने आप प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का प्रूफ दिखा दिया था ना लास्ट क्लास में, नहीं पता था? ओके, बता देता हूं। देखो, लेट्स कॉल दिस एज ए, दिस एज बी, दिस एज सी। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है? ए प्लस बी विल बी ग्रेटर देन सी। सबसे बड़ा सी है इसलिए वही प्रूफ कर देते हैं। ओके, ठीक, बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, बी का लेंथ काट सकते हैं। ये ट्रायंगल बन गया नया। ये एंगल है लेट से अल्फा, ये एंगल हो गया अल्फा, ये एंगल छोटू सा हो गया बीटा, ये एंगल हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अल्फा प्लस बीटा के अपोजिट कौन साइड है? हो गया प्रूफ, हो गया ना प्रूफ? कितना क्लीन था? आइसोसेलेस का प्रोपोजिशन पता होना चाहिए। प्रोपोजिशन 20 था ना ये प्रोपोजिशन आई थिंक 18 या 19 है। ठीक है, समझ लो, प्रूव हो गया ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी। तो ये फंडा भी आपको पता होना चाहिए। ओके, कॉन्ग्रुएंसी की कहानी आपको याद होगी। I4, I8, आई कौन सा था यार? ये था आपका SAS, ये था आपका SSS, ये था आपका ASA क्या? आई थिंक ये 24 था, है ना? ये 24 था शायद। एंड देन एक और क्या है? RHS। तो ये चार कॉन्ग्रुएंसी आपके ध्यान में होनी चाहिए। ये कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, ठीक है? ये कोई कॉन्ग्रुएंसी,
ये कॉन्ग्रुएंसी इसका स्पेशल केस है, ये इसका स्पेशल केस है। ठीक है, तुम लोग को हंसी क्या आता है बहुत, अपना नाम देख कितनी हंसी आती है। अपना नाम ऐसे मत हंसा करो यार। ओके, ये जो आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है येलो कलर का, और ये जो दो ब्लू ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ये दोनों ब्लू ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। ये दोनों ब्लू ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा, और वो पैरेललोग्राम के हाफ होगा। क्लास 10th ट्रायंगल चैप्टर, बीपीटी। बीपीटी क्या होता है? बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी अगर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, इफ लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, तो a बाई बी इक्वल्स टू, सिर्फ यही नहीं, a बाई ए प्लस बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी बाई सी प्लस। अब तो तुम्हें रेशो का बहुत ज्ञान हो गया, क्या बताओ तुमको मैं सारी बातें, है ना। b अपॉन ए प्लस बी, d अपॉन सी प्लस डी, है ना, ये सारी चीजें इक्वल होगी। ठीक, कॉन्वर्स, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन मेट हो रहा है तो इसका मतलब लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2। ठीक, एक चीज जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि तुम लोग की सिलेबस बहुत मिनिमाइज कर दी जाती है, विच इज कॉल्ड, उसको थोड़ी देर के लिए आता, रोको अभी रुको, मैं पहले ही बता देता हूं। सिमिलैरिटी का जो मिनिमम कंडीशन है वो क्या क्या है? ट्रिपल ए, जिसका कोरोलरी क्या है? डबल ए। फिर है ना, उसके बाद तुम्हारे क्लास में मैंने शायद बता दिया था, अगर डेल्टा 1 सिमिलर टू डेल्टा 2 है तो एरिया ऑफ डेल्टा 1 अपॉन एरिया ऑफ डेल्टा 2 वुड बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। ठीक है, ये थ्योरम था आपका, पहले हटा दिया गया आई थिंक सिलेबस से। और अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल, तो ये अगर है तो ये ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 और कंप्लीट ट्रायंगल सिमिलर है, अभी बताया था। और उसी से हम प्रूफ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम और कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहां तक सारी बातें समझ में आ रही है। अब तुमको कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये तुम लोग शायद नहीं जानते होगे इसलिए ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल लेट्स से ये अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है, और इसका अगर मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, बना दिया, ठीक, इसे कह दो डी, इसे कह दो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसको एक्स एक्स लिख दिया थोड़े फॉर अ टाइमिंग, है ना, ए बाई टू भी लिख सकते हो, मैंने एक्स एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लेंथ m है, क्या लेंथ है ये, और ये लेंथ n है, तो बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी क्या होगा? m बाई n। जो सेक्शन फॉर्मूला तुम पढ़ते हो ना वो यहीं से निकल के आता है,
10वीं क्लास में सेक्शन फॉर्म पढ़ा होगा ना, सिर्फ इंटरनल पढ़ा होगा, एक्सटर्नल भी होता है, ये बताता हूं। इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब क्वेश्चन है कि सर ये क्यों ट्रू है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, पहले स्टेटमेंट समझो। कहना चाह रहा है द एंगल बाइसेक्टर, द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर divides the opposite side, divides the opposite side in the same ratio of what, adjacent sides, ठीक है। adjacent sides का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में आपकी अपोजिट साइड को इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड करता है। ये हो गया स्टेटमेंट। प्रूफ, प्रूफ भी पता होना चाहिए। तो प्रूफ के लिए क्या किया जाता है, प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, हम सी पॉइंट पे एडी से पैरेलल एक लाइन बना देंगे। क्या कर दिया हमने, किसके पैरेलल है ये, सी से, एडी से, और इसे हम कर देंगे एक्सटेंड। क्या कर दिए, एक्सटेंड। ये पॉइंट को थोड़ी देर के लिए कह देंगे ई। क्या कह देंगे, ई। ठीक, अब मुझे पता है ई दोनों लाइन की है पैरेलल, तो ये हो गया एक्स। क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल हो गया बराबर। क्या पता चला, तुम लोग थेल्स को हल्के में ले रहा था ना, देखो थेल्स का कितना काम हो रहा है। इसमें थेल्स 2-3 बार यूज हो रहे हैं। देखो एक तो ये बराबर हो गया बराबर। क्यों बराबर हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल सर। अब कितने लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दिख गई, सबको दिख गई ना। दोबारा थेल साहब आ गए, दोबारा थेल साहब, पहले आइसोसेलेस फिर ये एन है तो यही हुआ ना एन। सो बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए विच इज इक्वल टू ए सी। हो गया, ये है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। होमवर्क, प्रूव एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखता हूं कल कितने लोग इसको काम करके आते हैं इस पे।